देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं। दे रहे हैं क्वेश्चन दिखाई? और अगर क्वेश्चन दे रहा है दिखाई तो मुझे आंसर भी करें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इतने में आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? उसी बीच मैंने आपको एक क्वेश्चन और भी करा था कि हमारे मनुष्य की ऐसी कौन सी कोशिका है जो जीवन पर्यंत विभाजन ही नहीं होता उसमें। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देते तो शायद आपको वो आंसर भी इस क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे लंबी कोशिका, मुझे फटाफट आंसर करिए ताकि हम सीरीज को आगे बढ़ाएं। दिलीप वर्मा जी, जय हिंद। मुझे आंसर करिए ताकि मुझे पता चले कि आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। चलिए, इसका मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ अब आपको। इसका आंसर है, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्री कोशिका, मांसपेशी कोशिका, बाल कोशिका या माइकोप्लाज्म। तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्री कोशिका होती है। साथ में यही वही कोशिका है जिसमें मनुष्य में जन्म होने के बाद कोई विभाजन नहीं होता। इसीलिए बोलते भैया दिमाग खराब हो गया तो कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? तंत्री कोशिका है। और तंत्री कोशिका अगर खराब हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं होना है। तो वही की मनुष्य में यही कोशिका वे कोशिका है कि जन्म के बाद क्या है, जिसमें विभाजन नहीं होता। ठीक है, आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग, आंसर करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी किसने की थी? ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि कोशिका की खोज किसने की और सर्वप्रथम किसने की। तो सर्वप्रथम आपकी कोशिका की खोज करने वाले हैं, या ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक और फिर है आपके रुडोल्फ फिट्जो। देखिए, ये सारे ही नाम आपने सुने लगे होंगे या सुन आप सारे नामों को सुन चुके होंगे कि कौन कौन सा है। अगर मैं आंसर को छोड़कर बताऊं सभी वैज्ञानिक के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा अगर मैं बताऊं कि आपका जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने केंद्रक की खोज की है। फिर आपके ल्यूवेनहुक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है। रुडोल्फ विर्चो वही साहब है जिसने सेल डिवीजन दिया है। तो बच कौन गया है? तो देखिए, ये वाला इसका आंसर यही सही होगा, रॉबर्ट हुक साहब है जिन्होंने 1665 में किसकी खोज की है? कोशिका की खोज की है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन रखा है और यह क्वेश्चन है, अर्धपरागम्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका दीवार, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या सभी। अच्छा, मुझे आंसर करिए। सब सुन रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, अर्धपरागम्य का मतलब होता है सेमी परमिएबल। ये भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ही मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा इसमें भी समझाऊं। कोशिका मेम्ब्रेन जो होती है, या यूं कहें कि कोई सामान्य सी जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो किसी बीज की हो, बीज भी एक जीवित कोशिका है, तो किसी की भी जो भी मेम्ब्रेन होती है वो 3 प्रकार की मेम्ब्रेन हो सकती है। कौन कौन सी? तो एक होती है अपरागम, ऐसे चलते हैं जल्दी समझ में आएगा। पहले पारगम्य लिखती हूँ, फिर अपरागम, और एक और होता है अर्धपारगम, जिसे हम सिलेक्टेड भी कहते हैं। देखिए, जो पारगम्य होती है वह झिल्ली सबको आने देती है। अगर कोशिका के ऐसी कोशिका झिल्ली जो पारगम्य होगी, वह सभी चीजों को आने देगी और सभी चीजों को बाहर जाने देगी। उस वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? परागम्य। अपरागम्य का मतलब नो एंट्री, न तो किसी को आने देगी, न बाहर से और न अंदर से किसी को जाने देगी, उसे हम क्या कहते हैं? अपरागम्य। और अर्धपरागम्य का मतलब होता है कि कुछ सिलेक्टेड चीजों को, जब वो सिलेक्टेड चीजों को आने जाने देती है तो वही क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य कहलाती है। तो यहाँ पर जो अर्धपारगम्य वर्ड यूज किया है वह आपकी कोशिका झिल्ली होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कुछ देखे होंगे
तो कि अर्धपरागम्य झिल्ली या इस क्वेश्चन को अलग से भी बता सकते हैं कि कैसी प्रकृति होती है कोशिका झिल्ली की, प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। तो कैसा होता है कोशिका झिल्ली का नेचर, अर्धपरागम्य। और अर्धपरागम्य का मतलब कि वह सिलेक्टेड चीजों को ही आने देगी और सिलेक्टेड चीजों को ही अपनी कोशिका से बाहर जाने देगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4th नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह है एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को क्या कहते हैं। ये तो बड़ा ललन टॉप क्वेश्चन हो गया है आपके लिए, शायद आप इसका जवाब भी दे पाए कि एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को क्या कहते हैं। तो पहले तो एक कोशिकी जीव कि एक से बना कोशिकी जीव कौन सा कहलाता है, एक कोशिकी जीव। दूसरा उतक, तीसरा ऑप्शन है बहुकोशिकी जीव और फिर है बहुअंग। तो देखिए बहुअंग का मतलब तो कुछ सही नहीं आ रहा है कि बहुअंग किसे कहते हैं, तो बहुत सारे अंगों को हम बहुअंग कहते हैं, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा एक कोशिकी जीव हमें पहले ही बोल चुकी कि एक कोशिका से बने। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, कोशिका के समूह को उतक कहते हैं। तो बचा क्या, बहुकोशिकी जीव। एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को क्या कहते हैं, बहुकोशिकी जीव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम। पूरे सेशन में कम से कम मैंने आपको 5 या 6 बार तो डीएनए का पूरा नाम ही बोल दिया होगा, और मेरी थोड़ी सी आदत है मैं बार बार उन चीजों को रिपीट कर देती हूँ। तो ध्यान रखिए डीएनए का पूरा नाम, मेरे ख्याल से आप सभी उसका आंसर कर पाएंगे। देखिए इसका आंसर है डीएनए का, जो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। देखिए डीएनए का पूर्ण नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, डेल्टा न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। मतलब इसका जो ऑप्शन है वह कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल ही डीएनए का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है किस कोशिका अंग को कोशिका का बिजली ग्रह कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। विच ऑर्गन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बता पाएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, थोड़ा जल्दी चल लेते हैं ताकि नया टॉपिक भी स्टार्ट कर दें हम। किस कोशिका अंग को कोशिका का बिजली ग्रह कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला ए ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम और डी है आपका गोल्जी का। इसके साथ में थोड़ी सी और जानकारी दे देती हूँ आपको कि इसमें पहला ऑप्शन तो बता दिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वहीं अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की क्या कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। साथ ही लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, मतलब आत्मघाती थैली कहा जाता है। वहीं गोल्जी काय को तो ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। तो साथ में आप ये जानकारी भी रखिएगा अपने पास। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम निम्न में से किस कोशिका अंग से बनता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी है कि आप मुझे बताएं लाइसोसोम कौन से कोशिका अंग से बनता है। जय हिंद सभी को। देखिए जो लाइसोसोम है वह आपका इसका नाभिक से बनेगा, अंतःप्रदवी जलिका से बनेगा, गोल्जी काय से बनेगा या राइबोसोम से बनेगा, बता पाएंगे। लाइसोसोम का निर्माण मैं बता देती हूँ, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय से, किससे बनता है, गोल्जी काय से मिलकर बनता है। यह अपनी कोशिका में पैकेजिंग का काम भी करती है, साथ ही चीजों को मेंटेन की किसको बाहर जाना है किसको अंदर आना है वह भी कार्य करती है, और उसी के साथ यह लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सभी जीवों में जीवन के रूप की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका तो बहुत ही सुंदर सा आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन कोशिका, दूसरा ऑप्शन ऊतक, तीसरा अंग या अंग प्रणाली। मतलब हमारा जीवन की संरचनात्मक और कार्य हम किससे मिलकर बने हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है कि हमारा जो
जीवन है, इतना बड़ा जो शरीर है, वह उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसका ऑप्शन भी आपके सामने है, शायद आप आंसर कर पाए इसका। देखिए, इसका आंसर होगा, सही जा रहे हैं, इसका आंसर कौन सा होगा, कोशिका। कोशिका ही हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकी प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा, किस कोशिकी प्रक्रिया को होना था वहां कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन डीटीपी, सी ऑप्शन कूपिका और फिर है एटीपी। यहाँ पर आपसे ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी पूछा जा रहा है कि कोशिका के किस को ऊर्जा करेंसी या ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसका तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर होगा। कोई मुझे पता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया सोच रहा होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसे ही लगा दो, पर ऐसा नहीं है। ऊर्जा मुद्रा पूछी है, और ऊर्जा मुद्रा कौन है, एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। अब ये कि एक प्रोटीन के लिए जो जानकारी प्रदान करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब लक्षणों को कोई लेके आता है, तो वह लेके तो कौन आ रहा है, डीएनए। तो उसका छोटा सा खंड, हम बोलते हैं ना इसमें जीन बदल गया है, कि जीन ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। कभी कभी मजाक में हम ये भी बोल देते कि तेरा जीन चेंज तो नहीं हो गया, तू मनुष्य ही है ना। तो वैसा कि वह क्या है, तो मैंने शायद आंसर भी निकाल ही दिया है अपने मुंह से, तो आप आंसर कर पाएंगे इसका। तो देखिए, गुणसूत्र होता है, केंद्रक होता है, ट्रेड होता है या जीन होता है। तो डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, वह तो है आपका जीन। अब कोई सोच रहा होगा गुणसूत्र क्यों नहीं बोला, तो देखिए, जो आपका केंद्रक होता है या कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, धागे नुमा संरचना जो है, वही धागे नुमा संरचना कोशिका विभाजन के समय, किस समय, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनती है। क्या बनती है, गुणसूत्र का निर्माण करती है। और इन्हीं गुणसूत्र में एक हाईली कोइल्ड संरचना होती है, और उसी संरचना को जब अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, तो वही संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है, और उसको क्या कहते हैं, डीएनए। तो डीएनए से तो बड़ा है गुणसूत्र, और उन्होंने क्या कहा है, डीएनए का हिस्सा पूछा है। और डीएनए का जो छोटा सा भाग होता है, उसे ही जो किसी न किसी गुण को लिए रहता है या किसी न किसी प्रोटीन को लिए रहता है, वही प्रोटीन क्या कहलाता है, वह गुण जो लेके आने वाला या लेके आता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रोटीन के लिए कैरेक्टर, वह कौन है आपका, तो वह है आपका जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। कहने का मतलब कि वह अंग बताए जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। क्या बता पाएंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में कौन से कोशिका अंग होते हैं। निम्न में से कौन से कोशिका अंगक, वनस्पति का मतलब प्लांट समझिए और पशु मतलब एनिमल सेल समझिएगा, उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा लयनकाय, तीसरा हरित प्लवक, और डी ऑप्शन है सूत्रकणिका। देखिए, कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में होती है ना, कहाँ मिलेगी, ओनली प्लांट सेल। लयनकाय मोस्ट ऑफ मिलेगा किसमें, सिर्फ एनिमल सेल। आगे चले, हरित प्लवक क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ मिलेगा, ओनली प्लांट सेल। लेकिन आपका सूत्रकणिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में मिलता है, मतलब प्लांट और एनिमल सेल, क्योंकि ऊर्जा की तो आवश्यकता दोनों को ही होती है ना। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन या सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सूत्रकणिका होगी। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। परी जी, नीलू जी, विकास जी, विशाल वर्मा जी, दिलीप वर्मा जी, मुझे आंसर करिए। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्वेश्चन आपका ये दिया है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन है यूग्लिना, पेरामीशियम, ग्रेन्युलेक्स या माइकोप्लाज्म। अब यहाँ पर आपके दो ऑप्शन से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर माइकोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा यह जीवाणु है, और यह जीवाणु के साथ साथ में इसे सबसे छोटी कोशिका भी कहा जाता है।
कि सबसे छोटी सेल को क्या कहा जाता है ओवरऑल, तो सबसे छोटी कोशिका को भी क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। यह एकमात्र या यूं कहें कि जीवाणु में एक ऐसा जीवाणु है जिसकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो ये भी याद रखिएगा आप। साथ ही चलते हैं एक कोशिका या 13 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो केंद्रक का द्रव्य पूछा है आपसे। ऑप्शन है इसमें कोशिका द्रव्य, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जीव द्रव्य, सी ऑप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म और डी ऑप्शन न्यूक्लियोसोम। इसका सही ऑप्शन होगा कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर होगा और केंद्रक से थोड़ा सा बाहर होगा। जीव द्रव्य ओवरऑल जितना भी द्रव्य भरा होता है कोशिका में उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसोम, इन दोनों में से एक जो है आपका आंसर बन सकता है और वह जो है सही आंसर इसका क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, यह वर्ड भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक कोशिकी श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, पर मैं बता दूं कि कोशिकी श्वसन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा का निकलना। अब ऊर्जा किससे संबंधित है ये अगर आपको पता हो तो शायद आप आंसर कर पाए। उसी के साथ जो वर्ड जिस चीज के लिए हम बोलते हैं कि ऊर्जा वहां बनती है उसको मैंने शुद्ध हिंदी में लिख दिया है आपके लिए, तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि यहाँ जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं शायद वो आपको ना मिलकर कुछ और मिल रहा हो। तो देखिए गोल्जी इकाई को पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। फिर है आपका केंद्रक, इसको हम कंट्रोल रूम कहते हैं कोशिका का, कि पूरा ओवरऑल कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक करता है। लयन इकाई को लाइसोसोम कहते हैं, ये सुसाइडल बैग है। तो बच गया आपका क्या, सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और यहीं पर कोशिकी श्वसन भी होता है और कोशिकी श्वसन के दौरान ही यहाँ से क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। किसके मध्य सिनेप्स स्थित होते हैं, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, 10th में बहुत बार बच्चों को परेशान भी करता है और एग्जाम में भी बहुत परेशान करता है। तो ये इसका आंसर मैं बता दूंगी आपको कि जो दो न्यूरॉन होती है या दो तंत्रिका तंत्र होते हैं या तंत्रिक कोशिका होती है ऐसी वाली, ठीक है, ये डेंड्रॉन्स हैं इसके, और इन कोशिका यहाँ से जब नर्व एंड होती है तो इसके बाद फिर नई कोशिका या नई नर्व सेल शुरू हो जाती है, उनके बीच की जगह को ही क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और यह कहाँ स्थित होता है, दो तंत्रिक कोशिका के मध्य। तो ये याद भी रखिएगा कि दो तंत्रिक कोशिका के मध्य जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। आपके लिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। एक विशेष कार्य करने वाली कोशिका के समूह को, ये मैंने एक बार ऑप्शन में भी आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया था जब उत्तर आया था। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा कि ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या, तो देखिए कोशिका के समूह को जिसका एक निश्चित कार्य होता है, पूरी सी बनी सी परिभाषा है, और उसका सही आंसर क्या होगा, ऊतक, या जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण, अंग, और अंग मिलकर किसका निर्माण, अंगतंत्र। और कोशिकी संरचना तो फिर दूर दूर तक इससे थोड़ी सी दूर है, पर ये चीज याद रखिएगा कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। और बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं एक साथ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे और अंग मिलकर, ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है। जब बेटा जी मैंने लवक पढ़ाए थे तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। शायद कभी आपको याद हो कि हाँ जी लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक थे, अवर्णी लवक था और एक हरित लवक था। और जब मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके जो नाम है आप हिंदी में नहीं याद रखें, इसको आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी वो हमें इंग्लिश में वर्ड्स लिखकर भी दे देता है, जिसे मैंने आपके साथ कर लिया ये चीज कि मैंने सारे ही वर्ड कैसे दे दिए हैं, हिंदी में दे दिए। तो देखिए जान लेते हैं किसको क्या कहते हैं, उसी के साथ आंसर भी जान लेते हैं। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग देने के लिए जो होता है सेल में, उसे वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। साथ ही जो आपका अन्य जो है जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, इसे अवर्णी कहते हैं, अवर्णी लवक। और अवर्णी लवक के साथ यह जो कार्य करता है, यह
फूड स्टोरेज का कार्य या खाद्य पदार्थ को भंडारित करने का कार्य करता है। साथ ही आपका क्लोरोप्लास्ट, तो यह प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और इसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। साथ टोनोप्लास्ट, तो ये रिक्तिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, रिक्तिका से। और रिक्तिका मैंने आपको बताया भी था, वैक्यूल या रसधानी कहते हैं, और रसधानी के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो मैं आपके लिए रिक्तिका लिख देती हूं ताकि जब कभी आप देखें तो आपको याद भी रहे। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 18 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, मतलब पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही है, पर अच्छा ही हुआ मैंने उस समय आपको थोड़ा और डिस्कस नहीं किया, वरना आने वाले पिछले वाले क्वेश्चन में मैं शायद आपको वो ये भी चीज बता देती। लेकिन आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन है। ल्यूकोप्लास्ट का अभी मैंने कार्य बताया, भोजन को भंडारित करने का। क्रोमोप्लास्ट कलर, पौधों में जो चटकीले भड़कीले रंग होते हैं वह क्रोमोप्लास्ट देता है। टोनोप्लास्ट रिक्तिका की बाहरी मेम्ब्रेन को कहते हैं। साथ ही क्लोरोप्लास्ट ही इसका वह आंसर है जो पौधों को क्या करता है, हरा रंग देता है। उसी के साथ मैं एक जानकारी और दे दूं आपको कि क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित। वही पर्णहरित के कारण पौधा कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, जहां पर हरित लवक होता है। साथ में इसमें एक धातु तत्व भी होता है जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। जैसे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में एक तत्व होता है आयरन, वैसे ही पौधे के क्लोरोप्लास्ट के पर्णहरित में एक तत्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, और ये शायद आप आंसर कर पाए कि किसकी बनी होती है। दिख रहा है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। ए ऑप्शन लिपिड, बी ऑप्शन विटामिन, सी ऑप्शन सेलुलोज, और डी ऑप्शन है आपका प्रोटीन। और ये भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि किसकी बनी होती है। क्या आंसर कर पा रहे हैं आप? देखिए, जो पादप कोशिका है आपकी, वह मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की। उसके साथ एक चीज और याद रखिएगा कि इसी के साथ एक होता है पेक्टिन और दूसरा होता है लिग्निन। यह दोनों ही तत्व कभी कभी पादप कोशिका में भी या पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में आपको देखने को मिलेंगे। यह दोनों पौधे को मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं। सेल को कठोरता, या जो हार्ड सेल होते हैं जो डेड सेल में मिलते हैं, मृत कोशिका में जो मुख्य रूप से उनकी कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वह लिग्निन ही होता है और पेक्टिन होता है। तो आज का जो एमसीक्यू वाला सेशन है मैं यही एंड करती हूँ। मुझे लगता है